राधे राधे सभी को। सो फ्रेंड, आज हम कवर करने वाले हैं मौलिक अधिकार के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। और ये जो प्रश्न रहेंगे सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड रहने वाले हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं सिर्फ वही प्रश्न हमने लिए हैं और साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन भी लगा दी है मैंने। तो मौलिक अधिकार से किसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है आप आराम से कवर कर लेंगे। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो या एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप आराम से मौलिक अधिकार से आने वाला कोई भी प्रश्न जो है कवर कर लेंगे अगर आप ये वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे। ठीक है। सो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच रहे हैं। चलते हैं प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और जो ये क्वेश्चन है ये एसएससी CHSL 12 अगस्त 2021 शिफ्ट थर्ड में आया था। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य डैश तक के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। तो वो कौन सी उम्र तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य उत्तरदायी हैं? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य उत्तरदायी हैं। और जो ये संशोधन था जिसमें जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का ये मौलिक अधिकार होगा कि उनको शिक्षा मिले, तो ये 86वां संशोधन था, 2002 में किया गया था, जिसमें 21 का जोड़ा गया और ये बोला गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मौलिक अधिकार दिया जाए कि उनको एक अनिवार्य शिक्षा मिले। पर 2009 में एक और संशोधन किया जाता है और ये जोड़ा जाता है कि उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो आप यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो ताकि आप चीज़ों को सही तरीके से समझ सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है और ये भी एसएससी के CHSL में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती हैं जो डैश के संविधान में अंतर्निहित हैं। तो बेसिकली हमारे जो मौलिक अधिकार है कहाँ से लिए गए हैं, तो वो ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो जो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है ना हमारे संविधान के अंदर वो 12 से 35 तक वर्णन किया गया है और जो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आप यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, ये आपको हेल्प करेगी समझने में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें आपको बताना है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भाग थर्ड में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, 12 से 35 तक इनके बारे में व्याख्या की गई है हमारे संविधान के अंदर। तो ये भाग थर्ड के अंदर आते हैं और ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है और जो ये क्वेश्चन है एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य अंतर्निहित किए गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं और 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भाग थर्ड के अंदर, और उसी प्रकार जो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो भाग फोर के अंदर इनका वर्णन किया गया है। तो एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते चलना ताकि आपको चीज़ें और भी पता चलती चलें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है और ये क्वेश्चन भी जीडी के एग्जाम में आया है। क्वेश्चन देखो क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात्श्रम के निषेध पर जोर देता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, मानव के दुर्व्यवहार और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम निषेध हैं और इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो वो होता है अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है और जो ये क्वेश्चन है सीजीएल में आया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है। तो अनुच्छेद 24 है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है। और वहीं अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है।
तो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकार का संरक्षण किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन डी भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। और अगर आप आर्टिकल 19 को पढ़ते हो तो उसके अंदर भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। आप यहाँ पढ़ सकते हो। अनुच्छेद 19 ए में बोला गया है बोलने की स्वतंत्रता यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 बी के अंदर शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने एवं सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 सी संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 डी देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 ई कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19 जी जो है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। तो 6 प्रकार की हमें आर्टिकल 19 के अंदर मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के रखना, यहाँ से काफ़ी बारी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? तो आपने भी पीछे पढ़ा था, आर्टिकल 19 के तहत हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय स्वतंत्रता के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 19 के अंदर ये हमारे मौलिक अधिकार है। तो ये भी हमने पीछे भी पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 का अधिकार है। और आर्टिकल 19 बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन 6 अधिकारों को आप सही तरीके से पढ़ के रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण किससे संबंधित है? तो ये भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है, जहां पे ये बोला गया है अनुच्छेद 20 के अंदर अगर कोई अपराधी है तो उसे किस किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे? तो किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये तीनों ही अधिकार भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। तो जो सजा मिलेगी कुछ इस तरीके से मिलेगी, और उसके लिए भी मौलिक अधिकारों के वर्णन हमारे संविधान के अंदर किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो गलत कथन है वो है ऑप्शन सी, जो हमारे मौलिक अधिकार है ना वे अलंघनीय स्थायी नहीं है। अगर किसी राज्य में किसी जगह पे आपातकालीन स्थिति बनती है तो वहां पे सिर्फ आर्टिकल 21 जीवित रह सकता है, बाकी आपके सारे मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो मौलिक अधिकार है वो अलंघनीय स्थायी नहीं है। ठीक है ना। और आपको पता होगा जब हमारे 7 मौलिक अधिकार थे तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया था। उसके बाद से हमारे पास सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इसलिए जो मौलिक अधिकार हैं वो अलंघनीय स्थायी नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा आपको फोकसली पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? तो ये हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 24 के अंदर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखानों खानों आदि में काम करने से मनाही है। तो आर्टिकल 24 इस तरीके से मौलिक अधिकारों का एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जनवरी 2020 में एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के डैश के तहत इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है। तो आर्टिकल 19 के अंदर ये बोला गया कि जो इंटरनेट तक पहुंच भी एक मौलिक अधिकार है। और जो ये फैसला जम्मू कश्मीर में लागू इंटरनेट प्रतिबंधों पर ध्यान देते हुए 10 जनवरी 2020 को दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लोगों का मौलिक अधिकार है, अर्थात यह जीने के हक जैसा ही जरूरी है। तो देख सकते हो कि आर्टिकल 19 कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसलिए आर्टिकल 19 को थोड़ा सही से पढ़ के रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में संघ बनाकर एक डैश है
ये एक मौलिक अधिकार है जो हमें आर्टिकल 19C के अंदर दिया गया है। तो 19C और आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति डैश में है। तो छुआछूत की जो समाप्ति करता है वो मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में इसकी व्याख्या की गई है। उसी प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार की जो व्याख्या है वो अनुच्छेद 19 से 22 में की गई है। किस प्रकार से नागरिकों को स्वतंत्रता मिलेगी वो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में की गई है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में आते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 25 से 28 आर्टिकल के बीच में आते हैं। और संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में आते हैं। और इन सब की जो प्रोटेक्शन करेंगे, इन सबको जो लागू कराएंगे वो है अनुच्छेद 32, यानी कि संविधान उपचारों का अधिकार, वो है आर्टिकल 32। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इनको एक बार जरूर पढ़ लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, डैश मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित है। तो आपको पता है अब 6 मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में उल्लेखित है अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरों पर रोक डैश है। तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, जिसमें किसी भी प्रकार से आप किसी को भी बंधुआ या उस पर जबरदस्ती अपने अंडर कब्जा करके काम नहीं करा सकते हो। तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो वो है ऑप्शन डी, मुक्त कानून सहायता। ये हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। तो मौलिक अधिकार जो है न्यायालय में परिवर्तनीय है। अगर कोई भी सरकार या राज्य सरकार आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो इसके लिए आप न्यायालय जा सकते हो। पर आप नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हो कि आप ये लेके पहुंच जाओ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मुझे राज्य सरकार कोई वकील मुहैया नहीं करा रही है, तो ये सुनवाई नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर आपके कोई मौलिक अधिकार उल्लंघन करता है तो उसके लिए आप न्यायालय जा सकते हो, ठीक है। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक डैश अधिकार है। तो वह मूलभूत अधिकार है, और जो ये अधिकार है 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाया गया था, जिसमें यह बोला गया था कि 6 साल से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि 8 साल के बच्चे ने छक्का मारा तो 86वां संविधान संशोधन बना, जिसमें उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को, और ये एक मौलिक अधिकार भी बन गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और बाकी यहाँ पे इसकी पूरी व्याख्या की गई है, आप यहाँ पढ़ सकते हो इसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो, मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को कब हटा दिया गया था। तो 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। यह भी आपने पीछे व्याख्या पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो उद्देश्य है वो है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। मतलब कि कोई भी सरकारें आएँ वो धर्मनिरपेक्ष हो और सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए कार्य करे। तो इस तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का ये उद्देश्य था। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया था, वो था पंथ निरपेक्ष। इसको भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो धार्मिक स्वतंत्रता के जो अनुच्छेद हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 25 और 28 के बीच में इनकी व्याख्या भी की गई है। तो इसको भी आपको ध्यान में रख के चलना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से
किसने उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था? तो वो थे ऑप्शन सी जे.एस. खेर। 24 अगस्त 2017 को ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया जिसे अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण प्राप्त है। तो 2017 में ये फैसला दिया गया था कि जो निजता का अधिकार होगा वो आर्टिकल 21 के अंदर आएगा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैसला माना गया था उस टाइम का। तो उस टाइम जो इस पूरे दल को जो नेतृत्व कर रहे थे, मुख्य कौन थे? जे.एस. खेर थे उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों के पास डैश मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? अपने पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने की यहाँ पे स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि यहाँ पे आर्टिकल 25 से 28 के बीच में बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, इस चीज़ का यहाँ पे अधिकार दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 23 और 25 में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश किसी ऐसे व्यक्ति के तहत एक उपचार प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया हो? तो ये जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। वो एक रिट जारी करती है जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, और जो रिट जारी करने का जो अनुच्छेद है वो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के अंदर देती है और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के अंतर्गत आता है। और वो इसके थ्रू किसी भी व्यक्ति को एक गैर कानूनी ढंग से कैद कर लिया जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आर्टिकल 32 और 226 के तहत एक रिट जारी करती है और उस व्यक्ति को फिर अपने सम्मुख प्रस्तुत होने के लिए बोलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका रिट किसी कैदी के हिरासत के कानूनी वैधता की चुनौती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर कोई भी गैर कानूनी ढंग से किसी को हिरासत में ले लेता है तो वो उसको चुनौती दे सकता है, किसके थ्रू? बंदी प्रत्यक्षीकरण के थ्रू। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिट है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सी रिट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को पता चलता है कि जो व्यक्ति पदासीन है परंतु वह उस पद के लिए पात्र नहीं है? तो इस प्रकार की रिट जो है वो अधिकार परीक्षा होती है जब न्यायालय को ये लगता है कि जो व्यक्ति पदासीन है और वो उस पोस्ट के लिए योग्य नहीं है, तो वो अधिकार परीक्षा रिट जारी करता है और वो उससे पूछता है कि आप इस पद पे किस प्रकार से आसीन हो। तो ये रिट जारी की जाती है। अगर हम बात करें उच्च न्यायालय की तो वो आर्टिकल 226 के तहत ये रिट जारी करता है, और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आर्टिकल 32 के तहत ये रिट जारी करते हैं। टोटल 5 प्रकार की रिट होती हैं, याद रखना आप। पहली रिट जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण तथा अधिकार प्रशा, ये 5 तरीके की रिट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं। और अधिकार प्रशा रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय को यह पता चलता है कि जो व्यक्ति पदासीन है वह उस पद के लिए पात्र नहीं है, तो इस प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को याचिका रिट्स जारी करने की शक्ति के साथ विभूषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन याचिका रिट्स में एक नहीं है? तो अनापनियो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अनापनियो कोई प्रकार की रिट नहीं है। बाकी अभी हमने 5 प्रकार की रिट पढ़ी है, आपने देखा भी था। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रशा, ये 5 प्रकार की रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हो। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिट जारी की जा सकती हैं? तो 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, अभी हमने पढ़ा था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट 5 रिट है, उनके नाम याद रखना, वहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, परमादेश रिट का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये रिट जारी करती है तो किसी भी अधिकारी के लिए रिट जारी कर सकती है जिसमें सार्वजनिक इकाई हो, निगम हो, अधीनस्थ न्यायालय हो, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ
समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से कौन सा आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानून और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा और इसे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। तो ये परमादेश होता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई पदाधिकारी जो सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है और अपने कार्य को सही तरीके से निभा नहीं कर रहा है, तो वो परमादेश रिट जारी करती है और पूछती है जो आप संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हो और अपने कार्य को सही तरीके से क्यों नहीं निभा कर रहे हो, जिससे दूसरे के मौलिक अधिकार हनन हो रहे हैं। तो इस तरीके की रिट जारी कर सकता है कौन? न्यायालय किसी भी सार्वजनिक अधिकारी के लिए जो कोई भी संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन बी, चुनाव के दौरान मतदान करना ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A के अंदर हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है और पार्ट 4A के अंदर ये हैंगे। तो मौलिक कर्तव्य जो है 51A के अंतर्गत आते हैं और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना एक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस वर्ष में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 1976 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बारी ये आ जाता है एग्जाम के अंदर। ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की बात की थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 44 है, मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्यों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करे? तो ये हमारे मौलिक कर्तव्यों के अंदर 51A के अंदर इन चीज़ों की व्याख्या की गई है। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जुड़ी है, आप ये पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? तो ऑप्शन ए है, यातायात नियमों का पालन करना। ये हमारे संविधान या हमारे मौलिक कर्तव्यों के अंदर इसकी कोई भी व्याख्या नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो ऑप्शन ए, करों का भुगतान करना, ये मौलिक कर्तव्यों के अंदर नहीं इसकी व्याख्या की गई है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची डैश संविधान से ली गई है? तो ये ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से ली गई है हमारे मौलिक अधिकारों की सूची, और यहाँ पे बाकी जो भी चीज़ें हमने किस देश से ली हैं वो यहाँ पे जोड़ दी गई हैं। एक बारी इन सबको जरूर रीड आउट कर लेना, काफ़ी बारी इन जगहों से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है? तो ऑप्शन डी, USSR संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है। तो फ्रेंड ये पूरे 50 क्वेश्चन थे, मौलिक अधिकारों के साथ में मौलिक कर्तव्य हमने कवर कर लिए हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि आपके पास सारी वो नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। हम जो भी नई अपडेट डालते हैं, चाहे वो GS के हों चाहे करंट अफेयर्स हों, वो आपके पास पहुँचते रहेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन बेहतर होती रहेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।